फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ घुसने के लिए पागल रहती हैं, बट क्या ये इंडस्ट्री जितनी ऊपर से चमकीली दिखती है ये इतनी ही चमकीली है, या कोई बहुत गहरे राज हैं, बहुत गहरे डार्क रियलिटीज़ हैं जो यहाँ पे लड़कियों को फेस करना पड़ता है। जस्टिस हीमा कमेटी की रिपोर्ट ने ऐसे ही कुछ राज को उजागर किया है, जिसकी चर्चा दबी जबान में तो हो रही थी बट अब खुल के होने जा रही है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किस लेवल पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों का, किस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब उजागर कर रही है आपकी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज ऑफ श्री राम साईएस। माय नेम इज प्रज्ञा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट, जो कि उजागर कर रही है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ डीप डार्क सीक्रेट्स। तो सबसे पहले आज के इस डिस्कशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जस्टिस हेमा कमेटी। हम लोग ये भी देखेंगे क्या रीजंस रहे। इस कमेटी की रिपोर्ट अराउंड 4.5 साल बाद रिलीज हुई है। 2019 में ये रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुकी थी। तो रीजंस क्या रहे हैं इसके डिले के। फिर हम लोग ये देखेंगे कि रिपोर्ट अब जाके क्यों रिलीज हुई है और की टेकअवेज क्या है इस रिपोर्ट के, और काफ़ी खौफनाक सच, काफ़ी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में उजागर की गई हैं। तो सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं हमारे न्यूज़ पे। तो केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली आज ही थर्सडे को ये कहा है कि आप जस्टिस हेमा कमेटी की पूरी रिपोर्ट हमें सौंपिए और सारे पार्ट्स के साथ सौंपिए। रिपोर्ट जो थी वो रिलीज तो ही है बट उसमें काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जो सेंसर कर दिए गए थे। क्योंकि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के नाम पे या पता नहीं किसको शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी डू नॉट नो राइट। तो केरला हाई कोर्ट ने एक पीआईएल में, उस पीआईएल में ये कहा गया था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करिए उन सारे परपेट्रेटर्स पे जो कि रिस्पॉन्सिबल है लड़कियों की इस हालत के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। तो फाइनली ऑर्डर आया केरला हाईकोर्ट का कि आप ये पूरी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट हमें सौंपिए और कुछ भी सेंसर्ड नहीं होना चाहिए, वो पार्ट्स भी दीजिए जो आप हमने सेंसर किए हुए हैं। तो बेसिकली देखते हैं कि क्यों बनानी पड़ी थी हमें जस्टिस हेमा कमेटी की ये मतलब कमेटी ही क्यों बनानी पड़ी थी। तो फरवरी 17, 2017 एक प्रोमिनेंट मलयाली एक्ट्रेस का कोची के पास 2 घंटे तक चलती हुई गाड़ी में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स का नाम सामने आया है। एक प्रोमिनेंट एक्टर का इस पे अरेस्ट भी हुआ है, ऑलमोस्ट 10% 11% का इसमें अरेस्ट हुआ है और इसने पूरे शॉक वेव्स भेज दिए थे केरला फिल्म इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, जब उसने एक्ट्रेस ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की थी। तो फाइनली कमिटी विमेन इन सिनेमा कमिटी कलेक्टिव ये कॉम्प्राइज करता है विमेन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड टेक्नीशियंस। इसको फॉर्म किया गया था विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव को, ताकि इस इंसिडेंट्स पे और जो है वो लाइट डाली जा सके। फिर इस कमिटी ने ये कहा था, इस कलेक्टिव ने ये कहा था केरला के देन सीएम को कि नहीं, आप एक कमिटी स्टैब्लिश करिए, ठीक है, जो इस इंसिडेंट्स को भी ये करेगी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको भी इंक्वायर करेगी। और तभी इनके कहने पे केरला के जो देन सीएम थे उन्होंने इस कमिटी को ये किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटरीच था, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी, ठीक है। तो इन जुलाई द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ 3-member कमिटी हेडेड बाय जस्टिस के हेमा, जो कि एक रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट की जज है। और जो खुलासे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चौंकाने वाले हुए हैं, जो हम की टेकअवेज में देखेंगे, जो कि दबी ज़बान में तो बात हो ही रही थी, क्योंकि लड़कियां कहीं भी आज की डेट में सेफ थोड़ी हैं। मतलब एक जो इंडिया में सेफ्टी होती है, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हाँ, जिस दिन इंडिया में रात में लड़कियां अकेले फ्रीली रोम अराउंड कर सकती हैं, उस दिन इंडिया को ट्रू सेंस ऑफ अचीवमेंट, फ्रीडम मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी। बट दिस इज़ नॉट ट्रू अबाउट गर्ल्स। आज की डेट में भी जो हो रहा है वो काफ़ी डार्क है। और फिल्म इंडस्ट्री एज नॉट ओनली द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री इन बॉलीवुड एज वेल, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं।
तो आप देखिए रीज़न क्या है डिले का। काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर ने ये क्वेश्चन उठाया केरला गवर्नमेंट से कि आखिर क्यों डिले कर रहा, आप आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट गवर्नमेंट वहाँ पे किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस केस के तार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग से जुड़े हुए हैं और उनका डेफिनेटली एक नेक्सस जो है वो मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि डिले इसलिए हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत सेंसिटिव थी और प्राइवेसी कंसर्न्स थे, जिसके कारण इस रिपोर्ट को डिले किया गया है। बट आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सिर्फ ये रीजन था डिले करने का इस रिपोर्ट को, या सच में किसी को बचाने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा था? क्योंकि उनका पॉलिटिकल नेक्सस जो है, जो बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, उनका पॉलिटिकल नेक्सस एज ऑफ नाउ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। आगे देखते हैं। अब देखिए जनवरी 2022 में बात, यहाँ क्वेश्चन तो ये आता है ना कि जब नहीं आप लोग नहीं रिलीज कर रहे थे इस कमेटी की रिपोर्ट को, तो व्हाई नाउ, अब क्यों जरूरत पड़ी आपको ये कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज करने की? तो जनवरी 2022 में केरला गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया एक पैनल टू डेवलप अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हेमा कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेशंस। अब इन्होंने चुपके क्या किया, एक पैनल फॉर्म किया जो कि इसी कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, बात यह है तब तक भी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया था। तो इन मई 2022 द पैनल प्रोड्यूस्ड द ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस दैट वर कंसिडर्ड वेरी वेग इन नेचर। भाई मतलब सबको बताना था ना कि हाँ क्यों क्या लिखा है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट, जो 5 आरटीआई एक्टिविस्ट थे, स्टेट ऑफ केरला के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाते हैं और बोलते हैं हमें बताइए एक्चुअली कि क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, कैसी सच्चाई है जो ये रिपोर्ट सामने लाना चाह रही है और क्यों इसको सामने नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये सारी उन्होंने आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन सॉर्ट की थी। बट फिर क्या होता है कि केरला हाईकोर्ट पहुंचते हैं कौन? फिल्म प्रोड्यूसर सजी पारिल, जो आर्ग्यू करते हैं कि पब्लिकेशन अगर होता है तो उनकी राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी और उनकी ही नहीं काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स की राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी एंड पॉसिबली एक्सपोज देम टू रिटेलिएशन एंड हरासमेंट। तो केरला हाईकोर्ट ने हाउएवर इस रिपोर्ट पे स्टे लगाने के लिए मना कर दिया। बात ये आती है कि इसके बाद क्यों डिले हुआ, तो इनके बाद एक और जो लेडी थी वो पहुंचती है केरला हाईकोर्ट, जिन्होंने कमेटी के सामने डिपोज किया था और वो ये एलिज करती हैं कि मेरे बिना परमिशन के कैसे वो बयान कमेटी की रिपोर्ट में शो हो सकते हैं। बट केरला हाईकोर्ट ने उसको भी डिसमिस कर दिया था। फाइनली ये रिपोर्ट जो है मंडे को रिलीज हुई है 4.5 साल के बाद और अभी भी केरला हाईकोर्ट ये कह रहा है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है आप हमें सौंपिए, अनसेंसर्ड सौंपिए, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो पूरी आई नहीं है, वो सेंसर्ड है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हैं जिसको छिपाया गया है, परपेट्रेटर्स के नाम जो है वो छिपाए गए हैं। ठीक है, साइटिंग राइट टू प्राइवेसी। आगे देखते हैं कि की टेकअवेज क्या हैं इस रिपोर्ट के। तो ये रिपोर्ट कह रही है जस्टिस हेमा कमेटी की कि एक कल्चर है सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कि परवेट करता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को। वहाँ कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें जो सेक्सुअल फेवर मांगे जाते हैं कि हाँ आपको हम ये चीज़ फिल्म तभी देंगे, ऐड तभी देंगे जब हम आप मेरे से कोई सेक्सुअल फेवर देंगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रेवलेंट है। ल्यूड कमेंट्स करना, अननेसेसरी उनको हरास करना, उनकी मतलब ऐसी पिक्स जो हैं वो पब्लिक में पहुंचाने की धमकी देना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल्स का ल्यूड कमेंट्स पास करना, सेक्सुअल हरासमेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो ये कहती हैं अ फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन प्रिवेंट्स सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड। लड़कियों को ये लगता है कि हम बता देंगे तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, टॉक्सिक फैन बेस का सामना करना पड़ेगा। आजकल तो एक और चीज़ चल रही है, साइबर टेररिज्म, एआई, रश्मिका मंदाना का एआई वीडियो जो आया था वो कौन भूल सकता है, राइट? तो उनको ये भी डर है कि टॉक्सिक फैन बेस है, उनकी इंटरनेट पे ट्रोलिंग हो सकती है, उनके खिलाफ साइबर क्राइम कमिट किया जा सकता है, उनकी इंटीमेट पिक्चर्स इंटरनेट पे लीक की जा सकती हैं अगर वो इतने सारे पावरफुल लोगों के आवाज़ या सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ अपनी उठाएंगी। तो ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कहती हैं जस्टिस हेमा अपने रिपोर्ट में, एंड आई कोट,
many women who were examined before the committee were afraid to reveal things which they experienced. We realized that the fear is well founded. तो लड़कियां जो कमेटी के सामने आके बात कर रही थी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, वो सामने आके, मीडिया के सामने आके या कोर्ट में आके वो बताना ही नहीं चाहती हैं, और जिस डर से नहीं बताना चाहती हैं वो डर बहुत वेल फाउंडेड है। उस डर का उनके पास एक सॉलिड रीज़न है, उनकी पर्सनल सेफ्टी को खतरा है, उनकी प्राइवेसी को खतरा है, ठीक है। ये सारी बातें जस्टिस हेमा अपने रिपोर्ट में लिख रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो ये भी कहती है कि एन ऑल मेल माफिया ऑफ इन्फ्लुएंशियल एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स कॉल्स द शॉट अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड व्हील्स देयर पार्स विद द इम्प्यूनिटी। तो ऑल मेल माफिया यानी जो मेल वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें, मेल डोमिनेंस जो है फिल्म इंडस्ट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है लड़कियों के लिए। वो लोग कॉल्स लेते हैं कि अरे इस एक्ट्रेस को हटा दो तुरंत से ही, इस एक्ट्रेस को मूवी मत दो, ये करो वो करो। ये सारी चीज़ें जो हम सुनते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो दबी ज़बान में हम अब तक सुनते आ रहे थे, वो सब सच है। जो भी हम अपार्ट फ्रॉम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जो भी हम और भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं, स्पेशली इन मुंबई की, वहाँ क्या क्या होता है, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो दबी दबी आवाज़ में कहने के लिए बार बार आती हैं। मी टू मूवमेंट आया था जहाँ लड़कियाँ एक्सप्रेस कर रही थी कि हाँ कभी ना कभी हमने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में सच हैं अगर ये कमेटी की बात मानी जाए तो। और ये कमेटी की रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आई है, बट इन जनरल भी ये इस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सच है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो ये कहती है कि बेसिक फैसिलिटी जैसे वॉशरूम, चेंजिंग रूम, ये भी नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स वैनिटी वैन, अपने सेपरेट वैनिटी वैन के पैसे लेते हैं, वहाँ लड़कियाँ फोर्स्ड हैं कॉमन पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने के लिए, शेयर्ड वॉशरूम यूज़ करने के लिए। इनफैक्ट एंड दिस एक्सपोजेस देम टू द रिस्क ऑफ UTI, हॉस्पिटलाइजेशन। बट वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। ये कह रही है जस्टिस हेमा अपने रिपोर्ट में। ये भी कह रही है कि पे पैरिटी इसलिए, हम लोग सब जानते हैं कि कितनी ज़्यादा पे पैरिटी है लड़कियों के अगेंस्ट, ठीक है। वो इसलिए नहीं है, वो पैसे इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो अपने 25-25 साल जूनियर एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लमैटिक ये है, जनता वो कंटेंट देख रही है। तो पे पैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बड़े बड़े एक्टर्स चार्ज करते हैं, जो फीमेल एक्टर्स हैं वो उसका बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर पाती है। ये सारी सच्चाई है। और क्यों है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी है, क्यों है, क्योंकि कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं होता है वहाँ पे। ये भी कह रही है जस्टिस हेमा अपने रिपोर्ट में। तो एक तरफ देखिए, जब मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ कि अपना प्रियम्बल बात करता है जस्टिस देने की, सोशल जस्टिस देने की, महिलाओं को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, बैकवर्ड क्लासेस को। बट इज इंडिया रियली सेफ फॉर गर्ल्स? कोई भी ऐसा सेक्टर है जो लड़कियों के लिए सेफ है? कॉर्पोरेट की अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है ऐसे ही कमेटी की, जो कॉर्पोरेट लाइन में हो रहा है लड़कियों के साथ टॉप पोजीशन पे, वो भी उजागर हो जाएगा। जो डार्क सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें जो है वो लड़कियों के अगेंस्ट है। लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं है, ना अपने घर पे सेफ है, ना अपने वर्क प्लेस पे सेफ है। पॉश एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतना ज़्यादा बड़ा नेक्सस है एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कि वो उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। और ये डार्क रियलिटीज़ जो हम कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है, वहाँ जाके आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। नहीं, जितनी ग्लैमरस वो ऊपर से दिखती है शायद वो उतनी ग्लैमरस है नहीं। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। अब देखते हैं केरला हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है, क्या ऑब्जर्वेशन रहती है कोर्ट की, क्या जो परपेट्रेटर्स हैं क्या फाइनली उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी, नहीं होगी, ये सब तो वक्त ही बता पाएगा। बट जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ गर्ल्स। हम लोग कहीं पे भी निकलते हैं, हमें कितना कुछ सोचना पड़ता है, हम इस कंट्री में चैन से काम भी नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि हर सेक्टर में ऐसा होता है, बट हाँ ऑफेंसिव लगेगा, बट लड़कियां काफ़ी कुछ फेस करती हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं। तो द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि कब ये मतलब कंट्री में ये टाइम आएगा जब लड़कियां फ्रीली चैन से रह सकेंगी, अपना काम कर सकेंगी विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी जजमेंट। आपकी ये सब पे क्या राय है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने पूछा था। So which constitutional amendment has the provision of reservation for seats for SCs, STs in the public service and legislatures until 2020? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था जब मैं डिस्कस कर रही थी कल भारत बंद।
So option A was 96th amendment, option B 95th amendment, option C 89th amendment and option D is 102nd amendment. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। So consider the following statements about National Commission for Women. Statement number 1, the National Commission for Women is a statutory body generally concerned with advising the government on all policy matters affecting women. Statement 2, it was established on 31st January 1992 under the provisions of the Indian Constitution as defined in the National Commission for Women Act 1990. अब इसमें से आपको कोट्स में देख के सही स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सही आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको कुछ नया पता चलता है, तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही श्रीराम सायास के यूट्यूब चैनल पे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।